हेलो बेटा। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में वर्क पर एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में थोड़ा सा समझ लिया था, ठीक है। मैं आज के लेक्चर्स में थोड़ा पोटेंशियल एनर्जी पे और डिस्कशन करना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी को और कैसे डिफाइन किया जा सकता है, और पर्टिकुलर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल्स लेंगे और उनको समझेंगे। जैसे कि मान लो अगर हम बोलें कि यहाँ पे कोई ब्लॉक है, सपोज ये हॉरिजॉन्टल सरफेस और यहाँ पे ब्लॉक है। प्लीज इसको जरा समझने का ट्राई करना है ना। यहाँ पे कितना मास है, m। तो अगर मैं ये मान रहा हूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस समय अभी क्या है, 0, और मैं इसको अगर एक h हाइट तक ऊपर ले जाता हूं, यहां से उठा के इस जगह तक, व्हाटएवर इसको किसी भी फोर्स ने ऊपर ले गया हो, तो हम एक एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाते हैं और इसको बहुत स्लोली ले जाते हैं। ये सब बातें हमने कर ली थी। तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अगर h ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ से हम तो पोटेंशियल एनर्जी जो m मास का ब्लॉक है, तो हम ये कहेंगे कि इस जगह पे जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। और ये mgh जो पोटेंशियल एनर्जी होती थी, ये होता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, लेकिन हम इसको बहुत स्लोली ले जाते थे। ये बात समझ आ गई। ये एक पर्टिकुलर केस हो गया। लेकिन अगर हम ये कहें कि यहाँ पे हम कोई ब्लॉक को रख रहे हैं, समझना मेरी बात, ये ब्लॉक है यहाँ पे m मास का, और सपोज ये हटा दो तुम यहाँ पे, ये मैं ग्राउंड लेवल मान रहा हूँ, दिस इज ग्राउंड लेवल, और मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी को क्या बोल रहा हूँ, 0। लेकिन अब इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया एक्सटर्नल, और इसको थोड़ा नीचे लेके आए यहाँ तक। याद है मैंने आपको कहा था, सपोज यहाँ पे लेके आए, और ये कितनी हाइट है इसकी, ये मैंने मान लिया कि तुम h हाइट इसको नीचे ले आए, लेकिन इसको अभी भी तुम एक्सटर्नल फोर्स लगा के ही नीचे ला रहे हो, है ना। नीचे की तरफ mg लग रहा होगा, तो ये h नीचे ले आओ। तो अगर मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी की बात करता हूँ इस जगह पे, तो वो होगी -mgh, और ये इक्वल टू होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वो ये होगा। यानी कि जो जीरो पोटेंशियल वाली लाइन है, अगर उससे ऊपर कोई चीज ले गए तो वो पॉजिटिव, और अगर उससे नीचे कोई चीज लेके आए तो वो नेगेटिव। अब सोचो 0 थी और अगर ये नीचे आए तो पोटेंशियल जी कम हुई है ना, तभी तो नेगेटिव हुई है। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो प्लीज बी केयरफुल, इसको याद रखना है तुम्हें, ठीक है। जैसे तुम कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड पे तुम कहीं चल रहे हो, है ना। देखो एक सिस्टम होता है, ग्राउंड पे तुम चल रहे हो, ठीक, ऐसे चलते चले जा रहे हो। मान लो आगे 10 फीट का कोई गड्ढा है बड़ा सा, और तुम उसमें गिर गए, तो तुमने क्या किया, अपनी जीरो पोटेंशियल एनर्जी से कहां चले गए, नीचे। मान लो अगर 10 फीट का गड्ढा है, तुम्हारा मास m है, तो तुम क्या कहोगे, -mg × 10 हाइट के नीचे, उतना नीचे चल गए। अब अगर उतनी एनर्जी तुम्हें दोबारा दी जाए तभी तुम ग्राउंड लेवल पे आ सकते हो, अदरवाइज नहीं आ सकते। ये बात समझ में? तो तुम कहां पहुंच गए, जीरो पोटेंशियल से भी नीचे। ये बात समझ में आ रही? और कोई भी चीज दुनिया में जो है, अगर वो स्टेबल होनी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होनी चाहिए। हमेशा याद रखो, तुम ग्राउंड पे उतने स्टेबल नहीं, तुम गड्ढे में चले गए तो और स्टेबल हो गए। यानी तुम जितना नीचे चलते चले जाते हो, यानी नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी में, उतना ही स्टेबल होते चले जाते हो। ये बात समझ में? तो ये भी थोड़े वर्ड्स याद रखना। तो ओवरऑल बात ये है कि कोई ब्लॉक ऊपर जाता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, कोई ब्लॉक नीचे आता है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। यानी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी 0 थी और उसने और अपने अंदर से कितनी एनर्जी निकाल दी, mgh एनर्जी अपने अंदर से निकाल दी। और अगर mgh एनर्जी निकाल दी तो उसके पास नेगेटिव बची ना, -mgh। जैसे सपोज मान लो आपके पास सपोज 100 रुपए है, और आपने अपने अंदर उससे अपने पॉकेट से 50 रुपए किसी को दे दिए, तो 50 निकाल दिए तो बची कितने, 50 ना। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब है, जो आप कम करते जा रहे हो वो एनर्जी कहां कर है, वो अपने अंदर से देते चले जा रहे हो। जैसे मान लो आपके पास कोई पैसा नहीं, ठीक है, और आपको अपने दोस्त को पैसे देने, ठीक है, तो आपके पास कोई पैसा तो था नहीं। अब तुमने किसी दूसरे से मान लो 100 रुपए उधार लिए और अपने दोस्त को दे दिए, तो तुम तो 0 पे थे, तुम्हारे पास कुछ था नहीं, ऊपर से 100 रुपए तुमने अपने पास से अपने दोस्त को दे दिए, तुम तो नेगेटिव 100 में चले गए ना। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अगर पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, इसका मतलब उसके अंदर से वो एनर्जी बाहर निकल रही है। तो इस सिस्टम के पास ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके पास कितनी पोटेंशियल थी, 0। जब ये नया सिस्टम बना तो इसकी पोटेंशियल कितनी होगी, -mgh। यानी इस सिस्टम ने कितनी एनर्जी निकाली होगी, mgh, कम हो गई होगी ना उसके पास। ये बात समझ में आ रही? कम होना समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इस पर भी तुम्हें केसेस समझाऊंगा कि किस तरह से इसको बोला जाता है और किस तरह से इसको कहा जाता है, ठीक है। और देखो एक एग्जांपल लेता हूं तो तुम्हें और ज्यादा क्लियर होगा और तुम्हें समझ में भी आएगा, ठीक है। ये फिलहाल याद रखना है। और देखो पोटेंशियल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं तुम्हें इसमें थोड़ा फोकस कर रहा हूँ कि आप इन सब बातों को पहले ढंग से समझ लो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, है ना बेटा। देखो जैसे मैं अगर आपसे कहूँ
कि कोई पोटेंशियल एनर्जी अगर कम हो रही है, प्लीज अंडरस्टैंड करना। मैंने ये सब चीजें लास्ट लेक्चर में ली थी, बट थोड़ा और डिटेल में बता देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। मान लो ये ब्लॉक यहां रखा है, एम मास का, यह एच, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। चलिए ब्लॉक यहां पे आया, प्लीज अंडरस्टैंड करना, एम मास का, तो इसके पास इधर की तरफ एक वेलोसिटी आ जाएगी कि नहीं? आप सोचो अगर वो यहां से यहां आया तो रियलिटी में ये कितना नीचे आया ये। अब तुम सोचोगे इस जगह पे देखा जाए तो इस जगह पे इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे थी वो कितनी थी? mgh। ये पोटेंशियल एनर्जी इसके पास थी। जब ये यहां पहुंचा यानी इस लेवल पे आ गया, और ये हम क्या मान रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी 0। तो सोचो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना, तो उसने कितनी एनर्जी बाहर निकाल दी? mgh। जो एनर्जी उसने बाहर निकाली वो कहां गई? वो गई इसके पास, इसकी काइनेटिक एनर्जी में। इसमें चली गई काइनेटिक एनर्जी में। प्लीज ये ध्यान रखना, बहुत जरूरी चीज है। तो तभी हम लोग ये बोलते हैं कि इस जगह की अगर पोटेंशियल एनर्जी कहा जाए 0, तो अगर ये पॉइंट ए मान लिया जाए और ये पॉइंट बी मान लिया जाए, तो याद करो हमने लास्ट लेक्चर में तुमसे कहा था कि EA इज इक्वल टू EB। तो यहाँ पे EA के पास काइनेटिक एनर्जी 0 थी, बट पोटेंशियल एनर्जी थी mgh, जो अगर हटा दी जाए तो वही कन्वर्ट हो गई हाफ mv² और प्लस 0 पोटेंशियल में। यानी पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई लेकिन काइनेटिक एनर्जी आ गई। ये बात समझ में आ रही? तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, बात समझना, वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी में। वही काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही हो। पक्का? कोई डाउट तो नहीं है? अंडरस्टैंड कर रहे हो? इस पर मैं देखो तुम्हें छोटे से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, वो इसी लॉजिक से करने। हमारे पास और भी तरीके होते हैं, बट हम ये थोड़ा ध्यान देके करेंगे और समझेंगे। हमने फोर्स कॉन्सेप्ट में पुली ब्लॉक वाले सिस्टम बहुत सारे पढ़े थे और हमें याद भी है ना? कैसे? देखो, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे पुली है ऐसे, ओके, यहां पे एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ओके। चलो इसका मास मैं मान लेता हूं कि ये 4 kg है, ये 2 kg है। समझ आ रहा है कि नहीं? अब क्वेश्चन मेरा ये है कि ये इसका एक लेवल है, रखा नहीं जैसे हॉरिजॉन्टल लेवल डिफाइन किया। मेरी बात ढंग से समझना। इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, यानी t इज इक्वल टू 0 पे एवरीथिंग इज एट रेस्ट। बात समझ में आ गई? जैसे इसको छोड़ा गया तो ये नीचे जाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि जब ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो इसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ दिस ब्लॉक। क्वेश्चंस बहुत बढ़िया है, थोड़ा समझना होगा आपको। जब ये 2 मीटर नीचे जाएगा तो ये कितनी वेलोसिटी से जा रहा होगा? अच्छा बताओ, ये नीचे जा रहा होगा तो ये ऊपर जा रहा होगा। ये बात सबको समझ में आती है? ये इसने नीचे जाके क्या कम किया है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। क्या कम किया है? अपनी पोटेंशियल एनर्जी। ढंग से समझना। अगर ये 2 मीटर नीचे गया है तो ये भी 2 मीटर यहां से ऊपर गया होगा। पहले मेरी बात ढंग से समझ लेना। ये भी कितना ऊपर गया होगा? 2 मीटर ऊपर गया होगा। अगर ये 2 मीटर नीचे आ रहा है तो ये 2 मीटर ऊपर जाना होगा। क्यों? क्योंकि एक ही रस्सी से बंधे हुए। पक्का? अब सोचो, ढंग से मेरी बात समझना। हमने तुम्हें क्या समझाना चाहता हूं, ये थोड़ा ध्यान देना। अगर ये 2 मीटर नीचे आया है, सपोज यहां पे, ठीक है, तो इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी कम करी है? कितना नीचे आया? 2 मीटर। मास कितना? 4 kg। तो 4 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2 मीटर। ये एक तरह से मैंने लिखा mgh। बात समझ में? mgh इतनी एनर्जी कम करी। ये एनर्जी उसने अपने अंदर से निकाली। तो ये एनर्जी जो उसने बाहर निकाली, ये किसको किसको मिली? जरा समझना। इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई। ये पूरा सिस्टम था, ये 2 ब्लॉक का सिस्टम। समझ आए मेरे? इसने अपनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई। कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई इसने? मास कितना था? 2 इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2 मीटर ऊपर गया। ये लूज करिए, इसने अपने अंदर से निकाली, उसका कुछ पार्ट इसने ले लिया। कितना पार्ट ले लिया? इतना। तो अगर इसका डिफरेंस लिया जाए, समझ मेरी बात, तो अभी भी काफी सारी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम से निकल के गई है। वो पोटेंशियल एनर्जी कहां जाएगी? जब ये ब्लॉक यहां पे आएगा तो इसके पास कुछ वेलोसिटी v होगी और इसके पास कुछ वेलोसिटी v होगी, क्योंकि दोनों एक ही रस्सी से बंधे हैं। तो जितनी वेलोसिटी से ये नीचे जा रहा होगा उतने से ये ऊपर जा रहा होगा और हमें v निकालना है।
तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए शॉर्टकट क्या है, जितनी पोटेंशियल एनर्जी ये लूज करे और जितनी ये गेन करे उन दोनों का डिफरेंस ले लो और इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई है, 1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। पक्का? इसके पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आई, प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू वी स्क्वायर। अब ध्यान समझना, ये कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 80 माइनस 40 इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो 4 आया, तो 2v स्क्वायर और ये v स्क्वायर यानी कि 3v स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो गया 40 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर। तो इसका मतलब 3v स्क्वायर इज इक्वल टू 40, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 40/3, तो v इज इक्वल टू √40/3 मीटर पर सेकेंड। ये इसकी स्पीड हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या था, अगर ये ब्लॉक 2 मीटर नीचे गया तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 40/3 मीटर पर सेकेंड। सिंपल लॉजिक। यानी जितनी पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम निकालता है वो कहां कहां जा सकती है, या तो काइनेटिक एनर्जी में जाएगी या कोई दूसरा ब्लॉक जो सिस्टम में होगा वो ले लेगा। जैसे मान लो सपोज आपने कहा कि भाई मान लो आप पापा हैं आपके, ठीक है, उनको सैलरी मिली, वो घर पे लाए और मम्मी को तुम्हारी सैलरी दे दी। तो मम्मी को सैलरी जो मिली उस सैलरी से पापा ने तो दे दी सैलरी, लेकिन उससे कुछ पैसे मम्मी ने रखे, कुछ आप लोगों को दे दिए, कुछ और लोगों को दे दिए। तो कहने का मतलब हुआ कि जो ये ब्लॉक जितनी पोटेंशियल एनर्जी रिलीज कर रहा है उसमें इसने अपनी कुछ पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा ली और साथ में काइनेटिक एनर्जी भी ले ली और इसने भी साथ में काइनेटिक एनर्जी ले ली। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? पक्का? तो कहने का मतलब है कि जब भी कभी ऐसा हो तो सिस्टम में क्या देखोगे, किसने पोटेंशियल एनर्जी कम करी, किसने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई, दोनों का डिफरेंस लेना है और वो बराबर कर देना है काइनेटिक एनर्जी के। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इनिशियली सिस्टम रेस्ट पे होता है, उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पक्का? और एक क्वेश्चन करते हैं तो तुम्हें और क्लियर होगा और समझ आएगा, मजा आएगी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखो, ये बहुत सिंपल चीजें होती है बट समझनी जरूरी है और हमें शॉर्टकट ही लगाना है। इसमें कोई बड़ा तरीका नहीं। वेलोसिटी निकालने तो और भी तरीके हो सकते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालो फिर वेलोसिटी निकालो, नहीं वो सब हमें नहीं करना है ना। हमें शॉर्टकट लगानी और नीट जैसे एग्जाम्स में इन सब की जरूरत होती नहीं, बिल्कुल जल्दी से निकाला था। देखो तो मुझे बताओ, मान लो मैं ऐसे बोलूं कि ये एक ब्लॉक है, इसका मास 2 kg है, ऐसे बताओ, यहां बोलिए इसका मास चलो कितना मान लें 3 kg, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है। मैं केवल आपसे बोलूं कि अगर ये वाला ब्लॉक 2 मीटर नीचे जाएगा, कितना नीचे जाए 2 मीटर, तो बताओ इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ढंग से समझना, ये वाला ब्लॉक जब 2 मीटर नीचे आएगा तो इसकी स्पीड को भी मान लिया जाए, पक्का। तो ये अगर 2 मीटर नीचे आ रहा है तो ये भी तो 2 मीटर आगे आएगा, और जब ये 2 मीटर आगे आएगा तो बताओ इसकी भी तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, जितनी इसकी उतनी इसकी। ये बात समझ नहीं? और ये कितना आगे चला गया 2 मीटर। ढंग से समझना मेरी बात। इसने 2 मीटर नीचे जाने में कितनी पोटेंशियल एनर्जी अपने बाहर निकाली, जरा समझना। कितना मास है 3 kg इंटू जी की वैल्यू 10 इंटू 2 मीटर। ये समझ, इतनी पोटेंशियल एनर्जी निकाली। क्या इस सिस्टम में कोई इंसान ऐसा है जिसने पोटेंशियल एनर्जी गेन करी? नहीं। ये जहां पे पहले रखा था वही बाद में रखा है, ना ऊपर गया है ना नीचे आया है, तो इसने कोई भी पोटेंशियल एनर्जी गेन नहीं करी, है ना। तो जितनी पोटेंशियल एनर्जी निकाली गेन किसी ने नहीं करी, तो -0। अब इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई देखो जरा, 1/2 मास कितना 3 इंटू वी स्क्वायर। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई +1/2 इंटू 2 इंटू वी स्क्वायर। ये अब देखो ये कितना हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 3/2 वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसको यहां पे ले लो तो 5v स्क्वायर 2, और इधर कितना बचा, ये 60 हो गया। देखो बात समझ में आ गई, ये 60 यानी 120 हो गया, इधर इसको मल्टीप्लाई करें डिवाइड बाई 5 हो गया, इज इक्वल टू v स्क्वायर हो गया। इसका रूट लगा दो तो v इज इक्वल टू कितना आ गया, √120 डिवाइडेड बाई 5। अब ये कैलकुलेशन अलग बात है कि तो इसको सॉल्व कर लो, बट इतने मीटर पर सेकेंड की स्पीड आ जाएगी। सिंपल लॉजिक। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कोई लूज करेगा सिस्टम में तो वही पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है किसी पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर दे या उसकी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ा दे। ये 2 तरीके हो सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं।
मेरा पॉइंट तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्लीज बी केयरफुल, याद रखना बहुत जरूरी है इनमें, है ना। और देखो और कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। लूज और गेन वाला लॉजिक अगर तुम याद रख लेगे तो तुम्हें कोई दिक्कत कभी आएगी नहीं और बहुत आसानी से ये सब बातें तुम्हें समझ में भी आ जाएगी। देखो अगर हम ऐसे याद करो, एक हम ऐसा क्वेश्चन क्या करते थे, तो अभी पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। याद है ऐसा था, फोर्स कॉन्सेप्ट में से क्वेश्चंस कर रहे थे, याद आया? ये 4 kg, ये 1 kg। अब मैंने तुमसे केवल इतना कहा है कि अगर ये वाला ब्लॉक 1 मीटर नीचे जाए तो बताओ उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। जिस समय ये ब्लॉक 1 मीटर पे होगा उस समय इसकी स्पीड निकालनी। अब एक लॉजिक तुम ढंग से समझना, अगर ये 1 मीटर नीचे गया तो ये पुली भी 1 मीटर नीचे आए, तो इस ब्लॉक को 2 मीटर ऊपर जाना पड़ेगा। ये बात तुम्हें समझनी होगी। क्यों? याद करो, अगर ये a एक्सेलरेशन से नीचे जाता था तो ये 2a एक्सेलरेशन से ऊपर जाता था, क्योंकि यहां से फिक्स्ड है। ये मैंने पढ़ा है आपको, पक्का? तो सोचो इसने कितनी एनर्जी लूज करी, यानी बाहर निकाली पोटेंशियल में। तो क्या लिखोगे? मास कितना? 4, g की वैल्यू कितनी? 10 इंटू 1। और इसने कितनी गेन करी? इसका मास कितना? 1, g की वैल्यू कितनी? 10 इंटू कितना ऊपर गया? 2 मीटर। ये सब किसके बराबर होना चाहिए? एनर्जी के बराबर। ये 2 मीटर पे मैंने मान ली कि इसकी स्पीड है, सपोज 2 मीटर, इसके नीचे 1 मीटर गया तो इसकी स्पीड को v मान ले, तो इसकी स्पीड को क्या मानना पड़ेगा? डबल। क्योंकि अगर ये v से जा रहा होगा तो उस समय ये 2v से चल रहा होगा, अगर ये a से जा रहा होगा तो ये 2a से चल रहा होगा। ये बात समझ में? तो अगर इसकी काइनेटिक एनर्जी लिखी जाए तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2v का होल स्क्वायर प्लस 1/2 इंटू 4 इंटू v स्क्वायर। अब जरा इसको सॉल्व करो, ये कितना हो गया? 40 माइनस 20 इज इक्वल टू दिस। तो ये 20 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे 2 कट जाएगा, ये होगा 4v स्क्वायर, और यहाँ से ये 2 कैंसिल आउट होगा तो 2 बचा, तो यहाँ कितना आ जाएगा? प्लस v स्क्वायर, सॉरी 2v स्क्वायर। 2 कैंसिल आउट हुआ ना, तो 2 और 6 हो गया, तो 20 इज इक्वल टू 6v स्क्वायर। अंडरस्टैंड हो रहा है बेटा? तो अब मुझे बताओ 6 नीचे डिवाइड कर दो, तो 20/6 का रूट ओवर दिस इज इक्वल टू v। अब ये भी किसका आया? इसका, लेकिन इसका क्या है? डबल है। तो अगर इसकी वेलोसिटी उस समय देखोगे तो होगी 2v विच इज इक्वल टू 2 इंटू दिस वैल्यू, यानी अंडर रूट ऑफ 20/6। ये आंसर है। सिंपल लॉजिक है। तो काइनेटिक एनर्जी के जितना भी कॉन्सेप्ट चाहो उतना इसमें लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इस तरह से हम काइनेटिक एनर्जीज को निकाल सकते हैं, इनकी वेलोसिटीज को निकाल सकते हैं। कोई क्वेश्चन जो चाहो वो कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं? और अगर अच्छा लेवल करना चाहो, मैं एक और अच्छे लेवल पे करा देता हूँ। देखो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जितनी चीजें ये सब उसमें इस्तेमाल हो सकती हैं। देखो अगर कोई तुमसे कहे ऐसा सरफेस हो, है ना, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने थोड़े दिन पहले किया था, 2 kg, kg 37 डिग्री। ये नीचे आएगा कि नहीं आएगा? पक्का। जितने से ये नीचे आ रहा हो, मैं अगर कहूं कि ये इधर, ध्यान समझ, अगर तुम्हें बोलूं कि ये इधर गया है सपोज 5 मीटर, उस समय बतानी कि इसकी स्पीड कितनी होगी। देखो लॉजिकल पॉइंट है, थोड़ा ध्यान देना। अगर ये 5 मीटर नीचे आया है तो इसका मतलब इसने 5 मीटर नीचे आने के लिए ये अगर तुम ऐसे समझो कि अगर कोई चीज ऐसे 5 मीटर नीचे आ रही है, कितने मीटर? 5 मीटर, ये बात समझना। और आपको ये एंगल दिया गया, प्लीज ये बात समझना, ये एंगल है 37 डिग्री, ठीक है? तो ये हाइट कितनी होगी ये हम निकाल सकते हैं। देखो जब अगर इसमें तुम sin 37 लगा दो
तो वो होगा h/5। sin 37 होगा कितना है 3/5 इज इक्वल टू h/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, h इज इक्वल टू कितना हुआ 3 मीटर। इसका मतलब हुआ कि अगर ये ब्लॉक 5 मीटर नीचे आ रहा है तो उसका जो हम वर्टिकल देखेंगे वो कितना होगा। अगर ये 5 मीटर नीचे आ रहा है तो ये वर्टिकल कितना आएगा 3 मीटर। तो इसने कितनी ऐसे आने में पोटेंशियल लूज तो हो रही है, लेकिन उसका हमें वर्टिकल कंपोनेंट देखना पड़ेगा ना, क्योंकि mg तो नीचे लगता है, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया। तो इसने कितनी पोटेंशियल लूज करी है, वो लूज करी है 2 × 10 × 3 मीटर चला है। इसने कोई लूज नहीं करी है, ये जहां पहले रखा था वही बाद में रखा है, तो इसने लूज करी है और गेन किसी ने की नहीं है, तो वो लिखना नहीं। इस इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी, इसकी वेलोसिटी उस समय कितनी होगी v, तो हम क्या लिखेंगे 1/2 इंटू मास कितना 2 का इंटू v स्क्वायर, और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 1/2 इंटू 2 इंटू v स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, ये आ गया 60, और वो कितना आ गया 2v स्क्वायर। 2 से कैंसिल हो गया 30 बचा, इज इक्वल टू v स्क्वायर। v इज इक्वल टू v जितना इसका होगा वो इसका होगा, v में कोई कंपोनेंट नहीं आएगा, लेकिन जो लूज होगी वो वर्टिकल लेंगे। अगर स्लांट में जा रहा है तो नीचे कितना आया, अगर ये 5 गया है तो नीचे कितना आया वो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। समझ आई मेरी बात। तो प्लीज बी केयरफुल, ये याद रखना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं जो हमें डील करने को आ सकते हैं, ठीक है, वो ढंग से ध्यान रखना। और देखो हमने वर्क डन ऑलमोस्ट सब देख लिए थे, अब कुछ क्वेश्चंस और हो सकते हैं। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे बोलूं कि ऐसा कोई ग्राउंड दिया गया सपोज, देखो ये डायग्राम बनाना कोई बड़ी चीज नहीं है, तुम बस थोड़ा ध्यान देना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, है ना। ये ग्राउंड है, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल केवल तुम्हें दिखा रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं। ये ग्राउंड है, ठीक है, और ये कोई ट्रैक है, समझ आ रहा, ऐसा ट्रैक, ये हाइट आपको दी गई है 5 मीटर, ये हाइट आपको दी गई है 10 मीटर। यहां से मैंने एक बॉल को छोड़ दिया जिसका मास है 2 kg, इनिशियल वेलोसिटी 0। वो बॉल यहां से स्लाइड करते हुए आती है और यहां से जाती है, और वो कुछ ऐसे गिरती है यहां पे। आपको बताना है इस जगह से ये रेंज है, आपको रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, रेंज। देखो बहुत छोटा सा पार्ट है, पहले तुम ये 2 पार्ट में डील करो। मैंने इसमें प्रोजेक्टाइल भी लगा दिया है और वर्क पर एनर्जी भी लगा दी है, ठीक। ये पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, तो तुम लिख सकते हो कि एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। ये बात सबको समझ में आती है। ए की एनर्जी, ये ग्राउंड लेवल है, यानी इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं क्या मान रहा हूं 0, ये वाली लाइन। तो ये कितना ऊपर है 10 मीटर और मास कितना 2 kg। तो बताओ पोटेंशियल जी कितना, 2 × 10 × 10, और इस जगह पे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई 0। इस जगह पे पोटेंशियल जी कितनी हुई, वो कितनी हुई, मास कितना अभी भी वही है 2 kg, 2 × 10 × 5, और इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी अगर v वेलोसिटी मान लेते हो तो 1/2 मास 2 है इंटू v स्क्वायर, ये आएगा। तो यहां जरा ढंग से ध्यान दो, तो ये हो गया 100 और 100 और 200 इज इक्वल टू इधर कितना हो गया 100। देखो ना ये 10 हो गया, एंड दिस इज प्लस, सॉरी 2 से 2 कट गया यानी v स्क्वायर, इसको इधर ले आओ। तो 100 इज इक्वल टू v स्क्वायर, यानी v इज इक्वल टू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इस जगह की स्पीड हमें मिल गई, वो कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड। कितनी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। अब 10 मीटर पर सेकेंड से यहां गिर रहा है, तो सोचो ये वर्टिकल, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है 0। देखो ना, तो ये कितना नीचे आ रहा है 5 मीटर। तो 5 मीटर नीचे आने में तुम ये पढ़ चुके हो, ये मैंने सबको पढ़ाया, टाइम मैंने मान लिया t लग रहा है, तो ये कितना हो गया 10। तो 10 इज इक्वल टू 10 t स्क्वायर, ये सेकेंड आउट हो गया, तो t इज इक्वल टू आ गया 1 सेकेंड। यानी ये पार्टिकल यहां से यहां कितने टाइम में आ रहा है 1 सेकेंड में नीचे आ जा रहा है।
तो 1 सेकेंड में इतनी स्पीड से कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, तो r इज इक्वल टू 10 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 10 मीटर। ये आंसर। ये सब चीजें बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ा लेवल मैंने बढ़ाया है, बट ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, तुम किसी में भी देखोगे तो तुम्हें ये क्वेश्चन सब मिल जाएंगे। तो बी केयरफुल, याद रखना है। आज हम केवल इसीलिए डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आप ऐसे क्वेश्चंस कर पाओ। तो हम एनर्जी बैलेंस करते हैं। एनर्जी बैलेंस करके हमें क्या फायदा हुआ, हमने इस जगह का V निकाल लिया। और फिर तो ये प्रोजेक्टाइल वाला क्वेश्चन हो गया, अगर सबको भूल जाओ, केवल इतना याद रखो, तो यहाँ से तो प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ ना, किसी टावर से पार्टिकल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंक दिया गया, तो इट्स लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन। सिंपल है ना, कोई डाउट नहीं है। ओके, और देखो चलो एक छोटा सा टर्म और समझते हैं और उसके बाद उस पर कुछ ध्यान देते हैं। एक टर्म आता है वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। ये थोड़ा रह गया था, इसको भी मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम समझ नहीं जरा। जैसे मान लो अगर यहाँ पे कोई स्प्रिंग लगी है, हमें क्या निकालना है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। देखो कैसे, अगर मैं तुमसे कहूं कि यहां पे कोई स्प्रिंग लगी है और सपोज यहां पे कोई m मास का ब्लॉक है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है, ठीक है। सोच के देखो, अगर हम इसके ऊपर एक फोर्स लगाएं जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं और इसको बहुत स्लोली आगे ले जाए, बहुत धीरे धीरे, तो अगर हम बहुत धीरे धीरे, नीचे डायग्राम बना रहा हूं, ये वाले डायग्राम को ध्यान देना, जैसे इसके नीचे वही ग्राम है, बस ऐसे सोचना। मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया आगे, यहां गया है, कितना फोर्स लगा है, F एक्सटर्नल लगा दिया, कितना आगे बढ़ा है, X। तो बताओ स्प्रिंग अपना इधर की तरफ एक फोर्स लगा रही हुई, जिसको हम बोलेंगे स्प्रिंग फोर्स और जिसको नाम देंगे KX। याद है, K इंटू डेल्टा एक्स जो हम लोग बोलते हैं। तो स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ से कितना लॉन्ग है ये। अब अगर हम बहुत स्लोली ले रहे हैं, जैसे कि हम ऐसे ले गए थे, तो हमारा F एक्सटर्नल किसके बराबर था, mg के बराबर। वैसे ही अगर इसको बहुत स्लोली ले जाया जा रहा है तो F एक्सटर्नल इज इक्वल टू KX इस जगह पे। अब अगर मैं इसको यहां से बहुत थोड़ा सा आगे बढ़ाऊं, यानी dx, तो ये थोड़ा सा आगे बढ़ाने में स्प्रिंग फोर्स तो इतना ही लग रहा होगा क्योंकि ये इतना कम है। तो उस समय हम अगर वर्क डन कहेंगे तो वर्क डन इज इक्वल टू F एक्सटर्नल इंटू dx, क्योंकि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये बात समझ में आ रही। लेकिन ये अगर हम देखा जाए तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं, किसके मैग्नीट्यूड के बराबर है, k के बराबर है। दैट मींस ये हम क्या लिख सकते हैं, kx इंटू dx, दिस इज द वर्क डन। अब इसको इंटीग्रेट कर दूं, अगर मैं कहूं कि ये अगर मैं x इज इक्वल टू 0 मान लूं और ये x इज इक्वल टू x मान लूं, ढंग से बनना, तो x इज इक्वल टू 0 पे वर्क डन 0 हुआ था और ये जनरल x है, उसमें वर्क डन ये हो रहा है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये वर्क डन आ गया, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x dx और लिमिट 0 से लेके x तक। बात समझ लेना ढंग से। तो अब जरा यहाँ देखो, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया k और यहाँ आ गया x स्क्वायर बाई 2, तो इसको लिख सकते हैं 1/2 kx स्क्वायर इज अ वर्क डन। और यही होती है पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग। जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट करता है, वो एक्सटर्नल वर्क डन जो होता है वो स्प्रिंग में स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी की बात आती है। तो अगर कहीं पे आपसे ऐसे कहा जाए कि एक स्प्रिंग है और मान लीजिए अपने नेचुरल लेंथ की यहाँ पे है, और अगर इसको इसकी नेचुरल लेंथ कितनी है, मान लिया नेचुरल लेंथ L है, इसको नेचुरल लेंथ से अगर हम x एलोंगेट कर दें तो इसके अंदर स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 1/2 kx स्क्वायर होगी। ये तुम्हें याद रखना है। सेम लॉजिक ये था कि जब हम एक ब्लॉक को उसके सरफेस से, ग्राउंड से, जीरो पोटेंशियल से h हाइट ऊपर ले जाते थे, तो इस सिस्टम की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती थी, mgh, यानी सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी कितनी, mgh। तो इस सिस्टम में स्टोर्ड एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर। बी केयरफुल, याद रखना है। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इस तरह से याद रख सकते हो, ये इस तरह से करें। अब ये इधर जा रहा था तो इसका वर्क डन पॉजिटिव आया, अगर यहाँ स्प्रिंग का वर्क डन देखते तो वो कैसा आता, नेगेटिव। जैसे एक ब्लॉक को हम ऊपर ले जा रहे थे तो एक्सटर्नल रीजन का वर्क डन आता था mgh, लेकिन स्प्रिंग का वर्क डन वहां क्या आता था, -mgh। सिमिलर लॉजिक है, में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये पक्का समझ आ रहा है। और स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैंने तुमसे कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में हम बात करेंगे,
बट उसका एक लेक्चर और लूंगा, तब तो मैं बताऊंगा कि रियलिटी में कंजर्वेटिव क्या होता है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसलिए। ये समझ आया कि नहीं आया? अब देखो और चीजें देखो। क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं, देखो एक एग्जांपल तुम्हें करके दिखाता हूं। मैं तुमसे कहूं कि एक स्प्रिंग है, उसमें एक ब्लॉक ऐसे फिक्स्ड नहीं है, बट मैंने इसे टच करके रखा है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे फिक्स्ड नहीं है, जस्ट टच कर दिया, ठीक है, बात समझ, टच कर दिया ऐसे, इस तरीके से। मतलब ये ऐसे अलग था, मैंने ऐसे नहीं बोलते स्प्रिंग में ऐसे ब्लॉक लाओ और दबा कर रख दो, तो इसकी नेचुरल लेंथ से इसको अंदर की तरफ जो कर दिया, यानी डेल्टा एक्स जो है वो है तुम्हारा 1 मीटर, इसको अंदर कर दिया। मास है इसका 3 kg और स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू है 50 न्यूटन पर मीटर, ये K दिया गया है, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे कितना, इसको ऐसे प्रेस किया, मतलब यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ थी और हमने इसको नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस कर दिया, 1 मीटर। समझ आई मेरी बात? अब छोड़ दिया, तो जब वो यहाँ पे पहुंचेगा इस जगह अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे, तो आपको बताना है कि उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। अब ध्यान समझना, अगर तुम इस पॉइंट को मान लो कि ये A है और ये B है, तो तुम क्या लिख सकते हो, EA इक्वल टू EB, यानी जो टोटल एनर्जी इस जगह की है वही टोटल एनर्जी इस जगह की भी रहेगी। पक्का? इस जगह पे बताओ क्या इसके पास कोई वेलोसिटी है? नहीं, लेकिन एनर्जी है। कौन सी? पोटेंशियल। कितना ये कंप्रेस किया गया है, 1 मीटर इधर आ गया, तो बताओ स्प्रिंग स्टोर्ड एनर्जी 1/2 K की वैल्यू 50 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 1/2। पता? काइनेटिक एनर्जी है 0, तो उसको कुछ करना ही नहीं। ये पोटेंशियल एनर्जी लिखी स्प्रिंग में इज इक्वल टू इस जगह पे, अगर ये यहाँ पहुंच गया तो स्प्रिंग जो 1 मीटर कंप्रेस हुई थी वो अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाएगी, और अगर कोई भी स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में होती है तो उसमें स्टोर्ड एनर्जी 0, कौन सी? पोटेंशियल एनर्जी, तो वो एनर्जी तो 0 होगी, प्लस 1/2 इंटू मास कितना 3 kg इंटू इस जगह पे इसकी वेलोसिटी भी मान लो। अब जरा ये ढंग से देखो, तो ये आ गया 25 और ये आ गया तुम्हारा 3/2 V स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 50/3, ये नीचे ले आओ, इसको ऊपर ले आओ, दिस इज इक्वल टू V स्क्वायर, तो यहाँ से V इज इक्वल टू कितना आ गया, √50/3 मीटर पर सेकेंड। ऐसे भी क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाया जा सकता है बहुत आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखो कि किस तरह से इनको डील करते हैं, वो जरूरी है। ओके, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एक जगह की टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू दूसरी जगह की टोटल मैकेनिकल एनर्जी। ये थोड़ा सा टिपिकल है, जितना समझ आ जाए बेटर है। इसको मंडे को जब तुम आओगे सेंटर पे तो ये पूरा लेके आओगे, इसमें जो जो डाउट वगैरह हो रहे होंगे वो हम ऑफलाइन भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो मंडे को प्लीज इसमें जितनी चीजें आपको प्रॉब्लम करें वो सब ले आना, क्योंकि थोड़ा टिपिकल पार्ट है, क्योंकि धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, अब तुम्हें 2 होमवर्क देते हैं, वो करके लाना मंडे, ठीक है। ये ओके, फ्रिक्शन कहीं नहीं है। आपको बताना है स्प्रिंग में डेल्टा एक्स मैक्सिमम कितना होगा, यानी स्प्रिंग कितना कंप्रेस हो जाएगी। ये इस पे आता है, टकराता है और स्प्रिंग को दबाता है, तो स्प्रिंग कितना मैक्सिमम दब जाएगी वो निकालना है। पक्का? एम की वैल्यू दी है, इसकी वेलोसिटी दी है, सब कुछ मेंशन कर दिया गया आपको। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। और एक और बना देता हूँ पिछले वाले में।
ज्यादा टिपिकल हो जाएगा। नहीं यार, ये मजेदार नहीं है। रुको ना, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सोचते हैं। रुको रुको, देखो ऐसा, ये मास 2 kg, अभी बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। सिक्स के जी। क्वेश्चन ये है कि अगर ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो उस समय इसकी स्पीड कितनी होगी। जब ये 1 मीटर नीचे जाएगा तो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ 2 kg ब्लॉक। ये 2 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क, इनको आप करेंगे और मुझे बताएंगे कि किस तरह से होगा। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। क्वेश्चंस देख लेना अच्छे से, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंटिन्यू करेंगे। और दूसरी बात, मंडे को जितना पोर्शन आज और लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था उन सबके वीडियो लेक्चर्स देख के आना, अच्छे से रिवाइज करके आना। कल सैटरडे है, सॉरी कल संडे है, और मंडे को दिन भर भी तुम्हारा टाइम मिल जाएगा, तो वो पूरा हमसे डिस्कस कर लेना ताकि इसको मैं आगे और अच्छे से बढ़ा सकूं। ठीक है बेटा, ओके, चलो।